हेलो एवरीवन। लास्ट पार्ट में हम देख चुके हैं कि जिंग जिंग को गू के दादाजी अपने पास बुलाते हैं और ऑफर देते हैं कि जो मर्जी तुम कीमत अपनी रखो, बस गू को यहाँ पर वापस आने पर मजबूर कर दो, वो तुम्हारे अलावा किसी की नहीं सुनेगा। मिस्टर ही तो अपने सारे साथियों से कह कर जाते हैं कि इस लड़की को किसी तरह से भी बनाओ, एहतियात करना, ये मार्शल आर्टिस्ट है। एक्चुअली अब दादाजी का सब्र खत्म हो गया था, वो हर हाल में गू को वापस घर लाना चाहते थे। उधर जिंग जिंग के डैड आज बहुत परेशान थे। वो मॉम और गू के आते ही उनको बताते हैं कि जिंग जिंग गायब हो गई है, फोन भी नहीं लग रहा, उसने कभी अपना फोन ऑफ नहीं किया, ना आयमी को उसका पता है। अब वो लोग भी परेशान हो जाते हैं, इधर उधर लोगों से पूछने लगते हैं। तो एक जूस वाली आंटी उनको आकर बताती हैं कि थोड़ी देर पहले वो मेरी शॉप पर बैठी थी तो कुछ सूटेड बूटेड आदमी आए थे जो उसे अपने साथ ले गए। अब मॉम डैड को कुछ भी समझ आती उससे पहले ही गू उनको कहता है कि जिंग जिंग सेफ है, मुझे पता है कहाँ है, मैं उसे वापस लेकर आऊँगा, आप लोग आराम करें। उधर जिंग जिंग के साथ एक बहुत बड़ी टीम होती है, वो उसके सामने एक ब्लैंक चेक रखते हैं कि इसे फिल कर लो। अगर इसके अलावा तुम्हें और कुछ फैसिलिटीज़ चाहिए, कोई घर चाहिए या किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, वो भी हमारी लीगल टीम हैंडल कर लेगी। लेकिन जिंग जिंग सिर्फ उस टाइम पर वहाँ से बाहर जाना चाहती थी, जो कि वो लोगों से अलाउ नहीं कर रहे थे। इसी वजह से यहाँ पर फाइट हो जाती है और जिंग जिंग की स्किल्स को तो हम लोग जानते ही हैं। वो उन सारों का फैंटा लगाती हुई बाहर लॉन तक पहुंच जाती है। उसी टाइम पर गू भी अपने घर पहुंच गया था, उसे भी लड़ाई की आवाज़ें आती हैं तो वो भी लॉन की तरफ भागता है, जिंग जिंग को आकर रोकता है और फिर ठंडे पानी का पाइप उठाकर उन सारों को वो लोग थ्रेटन करने लगते हैं। यहाँ पर गू कहता है, मैं आया हूँ तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए। लेकिन ये सारा तमाशा तब खत्म होता है जब दादाजी वहाँ पर आते हैं। दादाजी खुश थे कि चलो इसी के बहाने तुम्हारी शक्ल तो देखने को मिली। अगर हम जिंग जिंग को यहाँ ना लाते तो पता नहीं कितने दिन हो जाते, मैंने तुम्हें देखा भी ना होता। यहाँ गू साफ साफ कह देता है कि अगर किसी ने भी जिंग जिंग को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला। दादाजी कहते हैं, ये लड़की तुम्हें सूट नहीं करती, कोई भी और लड़की जिसके साथ तुम्हारा दिल लगेगा वो भी तुम्हें ऐसी ही लगने लगेगी। लेकिन गू को ये एक्सेप्ट नहीं था। वो जिंग जिंग का हाथ थामता है और सारों के सामने कहता है कि मैं इसे दिल से चाहता हूँ, मुझे हैफेफोबिया की बीमारी थी जब से मैं बच्चा था, सिर्फ यही एक एक्सेप्शन क्यों है, मुझे लगता है कि मैं इसी के लिए बना हूँ और ये मेरे लिए, और इसकी खातिर मैं उसी माहौल में रहने को तैयार हूँ जहाँ पर ये रहती है, मैं भी इसी जैसा हो जाऊँगा। यहाँ पर दादाजी कुछ कहते उससे पहले ही जिंग जिंग कहती है कि वाकई जब गू मेरे घर पर आया था तब ये एक बिल्कुल पैम्पर्ड बॉय था, बहुत रूड, एरोगेंट और रिच, हर वक्त अपने पैसे का बोल बोलता रहता था। लेकिन जिस तरह से ये चेंज हुआ है और ये इतना पोलाइट और काइंड हो गया है कि मैं भी इसे ना नहीं कह सकती, ये वाकई मेरे साथ रह सकता है और ये रहेगा। अब उनकी ये बातें सुनकर मिस्टर ही तो एकदम खुश हो जाते हैं और उनको दिल ही दिल में ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं। जबकि गू को फौरन से ख्याल आता है कि ये क्या, ये तो जिंग जिंग ने मुझे यस कह दिया है, मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। ऊपर से वहाँ पर बाय भी आ जाती है और उसी टाइम पर वो दोनों किस करते हैं क्योंकि वो ऑफिशियली अब रिलेशनशिप में आ चुके थे। अब दादाजी परेशान थे कि वो तो आए थे इन दोनों को अलग कराने, लेकिन अनजाने में वो तो उन दोनों को एक ही कर बैठे। इतने अरसे से लड़की मान नहीं रही थी, अब फट से मान गई। अब मिस बाय कहती है कि मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक थोड़ा सा नशा नहीं है घू को, बल्कि ये वाकई इस लड़की को लाइक करने लगा है। दादाजी का ये सुनकर और भी मूड खराब होने लगता है। वो भाई की काम से रिलेटेड कोई भी बात नहीं सुनते और गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। उधर गू अब जिंग जिंग को अपने साथ लेकर जाता है ऑफिशियल पहली डेट पर। वहाँ पर एक बच्चा आकर गू के पास छुपने की कोशिश करता है। यहाँ पर कुछ अरसे से जिंग जिंग नोटिस कर रही थी कि कभी कभी लोग टच करते हैं तो गू को कुछ भी नहीं होता, उसमें बदलाव आ रहा है। उसके बाद सबसे पहले तो एक स्टोर में जाकर वो लोग कपल की शॉपिंग करते हैं, मैचिंग ब्रशेस, पजामाज और इस तरह की चीजें लेते हैं। जबकि मिस बाय की हालत देखने वाली थी, वो एक क्लब में बैठी ड्रिंक कर रही होती है। वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि ड्रंक था और उसको छेड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन यहाँ पर हान रान पहुँच जाता है जो उसे वहाँ से भगा देता है डराकर। अब वो देखता है कि बाय सैड है तो उसी के पास ही बैठ जाता है, लेकिन बाय कहती है तुम मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकते हो क्या गू और जिंग जिंग को अलग करोगे? लेकिन वो कहता है ये तो मैं नहीं कर सकता, ना ही करूंगा, तुम्हारे साथ बैठकर ड्रिंक जरूर कर सकता हूँ। उधर हमारे कपल को दिखाते हैं, वो लोग ब्लाइंड बॉक्स खरीदने गए हुए थे जिसका जिंग जिंग को बहुत ज्यादा शौक था। अब यहाँ पर वो लोग बहुत से स्वीट से मोमेंट्स गुजारते हैं। मिस बाय ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया और हान रानू से घर तक ड्रॉप करने के लिए ले जा रहा होता है। जिंग जिंग जब अपने बॉक्सेस खोल रही होती है तो वहाँ पर फिर से एक वही बच्चा आ जाता है जो उनको दोबारा से मिलता है और यहाँ पर जिंग जिंग गू को कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत पॉजिटिव चेंज देखा है। और गू ने भी नोटिस किया था कि कभी कभी वो लोगों को हाथ लगा लेता है, लोग भी उसे छू जाते हैं लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता।
यहाँ पर गु बातों बातों में शेयर करता है कि एक्चुअली उसे बिजनेस के दौरान तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, जब उसे अपने इसी फोबिया की वजह से लोगों से इंटरेक्शन करने में मुश्किल होती थी। और उसके दादाजी ये बातों को अंडरस्टैंड नहीं करते थे और उससे बिजनेस ही कराना चाहते थे। वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं गु ग्रुप को आगे चलाना नहीं चाहता, बस मैं एक ब्रेक चाहता था। हान राना मिस बाय को उसके घर तक लेकर आ गया था, लेकिन वहाँ बाय कुछ तोड़ बैठती है और उसको खुद को भी चोट लग जाती है। हानरान उसके पास आता है, उसको बैंडेज लगाता है। मिस बाय ने यहाँ बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ था। वो उसे फिलॉसफी की ज़ुबान में कहता है कि कभी कभी हमें मंजिल तक पहुँचना इतना अच्छा नहीं लगता जितना सफ़र करना। अब थोड़ी देर बाद मिस बाय उसे किस करने लगती है, एक फर्स्ट किस, लेकिन हानरान उसे पीछे करके वहाँ से चला जाता है। उधर मॉम डैड को अब तसल्ली हो गई थी, क्योंकि गू ने उनको बता दिया था कि वो और जिंग जिंग कहीं बाहर आउटिंग करने के लिए गए हैं और दोनों सेफ हैं। डैड और मॉम थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं कि ऊपर से दोनों बच्चे पहुंच जाते हैं और अब वो एक्टिंग करने लगते हैं कि जैसे मॉम के कंधे में दर्द था और डैड उनका मसाज कर रहे थे। इतने में मॉम नोटिस करती हैं कि दोनों ने हाथ पकड़े हुए हैं। इसका मतलब है कोई पॉजिटिव साइन है, ये दोनों अब बड़े हो चुके हैं और डेटिंग कर रहे हैं ऑफिशियली। मॉम तो बहुत खुश हो जाती है और फौरन से गू को मिलने लगी थी। गू को पता भी नहीं चला था कि कोई उसके इतना करीब आ चुका है। लेकिन डैड एकदम टिपिकल डैड बन जाते हैं और उनकी क्लास लगाने लगते हैं, उन्हें इकट्ठे बिठाकर कहते हैं ठीक है, मैं ओपन माइंडेड हूँ, कंजर्वेटिव नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अब तुम दोनों ने एक ही घर में रहना है हमारे सामने, तुम मेरे टेनेंट भी हो, फिर अच्छे से ख्याल भी रखना। मीन्स वो यही कहने की कोशिश करते हैं कि तुम लोगों ने घर के माहौल का ख्याल रखना है, बहुत ओवर नहीं हो जाना। उन्होंने उनकी डेटिंग को तो अप्रूव कर दिया था, लेकिन कुछ रूल्स भी सेट कर दिए थे। अब जिंग जिंग को भी आज रात को नींद नहीं आ रही थी और उधर गू वो भी उसी के मैसेज का वेट कर रहा होता है, लेकिन दोनों ही शर्मा रहे थे कि कैसे एक दूसरे से बात करें, इतनी लेट हो चुकी है। वो उठकर जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। अब वो झूठ बोल देते हैं एक दूसरे से कि एक्चुअली मैं ब्रश करना भूल गया था। अब इसी बहाने वो दोनों एक शॉर्ट सी मुलाकात करते हैं और उसके बाद फिर से कमरे में चले जाते हैं। फिर वो लोग मैसेजिंग पे बहुत सारी बातें करते हैं और जिंग जिंग उसे बताती है कि उसे नाश्ते में रिवर स्नेल नूडल्स बहुत पसंद है और नीचे ही उसकी एक शॉप भी है। गू ने वो पहले कभी नहीं खाए थे और ये सुनकर उसे भूख लगने लगती है। वो सोचते हैं किचन में जाकर कुछ इंस्टेंट बना लिया जाए। जैसे ही वो लोग बाहर निकलकर खुशी हुए थे कि ऊपर से उनके डैड ने उनको पकड़ लिया था। वो एक तलवार लिए छुपे बैठे थे उन पर नजर रखने के लिए और आकर कहते हैं कि तुम लोगों को क्या लगा था मुझे बेवकूफ़ बना लोगे, और कहते हैं कोई बहाना मत लगाना जिंग जिंग, तुम बिल्कुल अपनी मामा के जैसी हो। वो भी हमेशा उल्टे सीधे बहाने तुम्हारे नाना से लगाया करती थी कि मुझसे कोई भी ट्रिक्स करने की कोशिश ना करो, दोनों कमरे में जाओ, और खुद मैट डालकर वहीं पहरा देने बैठ जाते हैं। भाई जब सुबह उठती है तो हानरान ने उसके लिए नाश्ता भी बनाया हुआ था। भाई को कुछ भी याद नहीं था उसने कल क्या किया था। वो उसे नो थैंक्स कहकर चली जाती है कि मुझे आज जल्दी काम पर जाना है। जिंग जिंग अगले दिन सुबह ही सुबह नाश्ते के लिए उसी नूडल शॉप पर जाती है। वहाँ पर एक स्पेशल गेस्ट आया हुआ था जो उस होटल ऑनर के पुराने फ्रेंड थे और वो कोई और नहीं बल्कि गू के ही दादाजी थे। अब जिंग जिंग हैरान थी कि इतने अमीर अमीर लोग भी इस तरह का खाना खाने आते हैं, और गू को तो पता ही नहीं था कि उसके दादाजी भी ये नूडल्स पसंद करते हैं। अभी तक सिर्फ एक ही सर्विंग रेडी हुई थी तो जिंग जिंग आकर दादाजी से शेयर करने लग जाती है। अब जिंग जिंग गू के बारे में भी बहुत सारी बातें करती है और दादाजी से भी क्लोज हो गई थी। दादाजी हैरान थे कि वो उससे भी ज्यादा गू को जानती थी। अब वो भी नरम होना स्टार्ट हो गए थे और सोचने लगते हैं कि कोई तो खास बात है इस लड़की में, ऐसे ही थोड़ी गू इसका दीवाना बना हुआ है। जिंग जिंग ने उन्हें यही मशवरा दिया था कि वो आपका पोता है, आपकी बात जरूर सुनेगा, कभी उसे प्यार से बात तो करके देखें। उसके बाद गू के लिए खाना लेकर जिंग जिंग घर आ जाती है। वो उसे कुछ भी बताती इससे पहले ही उनके सर पर एक मुसीबत आ जाती है, और वो ये थी कि जिंग जिंग के डैड को लैंडलॉर्ड की कॉल आई थी। जिस घर में वो 10 साल से टेनेंट थे वो एकदम खाली करने का ऑर्डर आया था कि इसे कोई खरीद रहा है। अब वो सारे लोग ये सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं। इस घर में उनकी यादें भी जुड़ी थी और इतनी जल्दी वो कहाँ शिफ्ट होंगे। अपनी सारी सेविंग्स चेक करते हैं, लेकिन इतना पैसा नहीं था कि वो लोग ये घर खरीद सकते। इतने में पता चलता है कि एक्चुअली मिस बाय है जो ये घर खरीदने आ रही है दादाजी के ऑर्डर्स पर। मिस्टर ही अब बहुत सॉफ्ट हो गया था। वो बाय को मना करने की समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहाँ सुनने वाली थी। अब मॉम बहुत सैड हो जाती है, जबकि डैड वो उनको सैड देखकर सिर्फ इतना ही बताए जा रहे थे कि इस घर में कितनी सारी खराबियां हैं, हर जगह से टूटा फूटा है, बहुत पुराना है, इसे कोई खरीदेगा ही नहीं। लेकिन जब वो जाकर दरवाज़ा खोलती हैं तो आगे मिस बाय आई हुई थी।
मॉम तो इतनी भोली भाली थी कि उन्हें अभी तक समझ ही नहीं आई थी। वो भाई से बहुत प्यार से बात करती हैं और कहती हैं कि तुम गू की फ्रेंड हो, तुम्हें बताऊं इस घर को लेकर तुम्हें क्या मिलेगा, ये बहुत पुराना है, ये रहने के काबिल ही नहीं तुम्हारे। इतने में ऊपर से गू भी वहाँ पर आ जाता है और मिस बाय एक डॉक्यूमेंट दिखाती है कि वो ऑलरेडी ये घर खरीद चुकी है। अब 1 हफ्ते के अंदर अंदर उन लोगों को वहाँ से मूव करना होगा, क्योंकि अब बाय ने भी जिद बना ली थी। दादाजी के कहने पर उन्होंने यही फैसला किया था कि अगर गू वो घर नहीं छोड़ता तो वो लोग उस घर को ही ख़त्म कर देंगे। अब नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।